हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। ये वीडियो मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बना रहा हूँ। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और दूसरा पार्ट मैं संप्रेषण के प्रकार से स्टार्ट करूँगा, यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि संप्रेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण और तीसरा होता है सांकेतिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण से देखिए क्या है कि जो सूचनाएं लिखित न हो अपितु जबानी कहे गए हों उन्हें मौखिक संप्रेषण कहते हैं। लॉरेंस एप्ले की मान्यता है कि मौखिक संप्रेषण सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रबंधन वर्ग का लगभग 75% संप्रेषण मौखिक ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर संप्रेषण किसी भी विषय पे अगर मुझे तत्काल कोई मैसेज देना है तो उसका सबसे अच्छा साधन होता है मौखिक देना। बाद में उसके सारे एस्पेक्ट से विचार करके लिखित भेजा जाता है, किया जाता है, लेकिन अभी तत्काल अगर हमें संदेश देना है तो सबसे अच्छा होता है मौखिक संप्रेषण। और अधिकतर संदेशों का आदान प्रदान आज के वर्तमान समय में मौखिक होता है। पहले तो मौखिक संप्रेषण के साधन बहुत सीमित थे, लेकिन आज जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभावी हो चुका है कि मौखिक संप्रेषण सबसे ज़्यादा प्रभावी है और सबसे अच्छा उपयोग उसका किया जाता है। अब देखिए मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या हैं। श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए मौखिक संप्रेषण अधिक उपयोगी होता है। श्रेष्ठ नेतृत्व का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति मौखिक संप्रेषण करता है, अगर वो अब स्वयं डायरेक्ट कोई मैसेज दे रहा है अपने भाषा में और अपने विचारों से, तो उससे उसकी अपनी योग्यता का भी प्रदर्शन होता है। और अगर कोई व्यक्ति इसमें निपुण है, वाक्पटु है, प्रबुद्ध है, तो अपनी योग्यता का भी वो उपयोग कर सकता है और अपने मैसेज को और भी अच्छे तरीके से लोगों को समझा सकता है। दूसरा लाभ है मौखिक संप्रेषण अधिकारी के मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक होता है। प्रत्येक व्यक्ति में मान प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। जब मौखिक रूप से कर्मचारियों की प्रशंसा की जाती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव होता है और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि व्यक्ति सामने रहता है। आप किसी से अगर आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, किसी से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, तो आप या तो फ़ोन पे उससे अटैच हैं या एकदम प्रत्यक्ष उसके सामने हैं। तो उसमें आपकी भावनाएं भी झलकती हैं और आपकी कहते वक्त आपकी भावना किस प्रकार की है ये व्यक्ति खूब भली भांति महसूस करता है। और अगर व्यक्ति को लगता है कि हाँ हमारा अधिकारी हमसे प्रसन्न है और बहुत ही हंसमुख मुद्रा में मेरी प्रशंसा कर रहा था, तो एक तरीके से हर व्यक्ति को प्रशंसा सुनने की आदत होती है और उसकी चाह भी होती है। और जब भी वो प्रशंसित होता है अन्य अधिकारियों द्वारा, तो फिर वह कर्मचारी या जो भी व्यक्ति है वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम और अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी प्रशंसा और होगी। और प्रशंसा सुनना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है और जो भी समझदार लोग होते हैं वो उसका एक सकारात्मक पहलू पकड़ते हैं और अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। मौखिक संप्रेषण तुरंत प्रभावी होता है एवं समय और धन की बचत होती है। जैसे किसी भी विषय पे संदेश देना है, मान लीजिए सरकार है, सरकार को जनता को संदेश देना है, जनता में एक भ्रम फैल रहा है। जैसे इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां कोरोना की चल रही है उसमें बहुत अधिक भ्रम फैल रहा है। तो सरकार क्या करती है, सबसे पहले वो मौखिक संदेश देती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि लोगों में भ्रम हो रहा था कि जो अनाज वितरित कर रही है सरकार गरीबों को या जो धनीनों को, तो वो कब तक चलेगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक अपना राष्ट्र के नाम संदेश भेजा और बताया कि नवंबर तक जो भी राशन वितरण चल रहा है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये संदेश फौरी तौर पे लोगों तक गया, ये संदेश फौरी तौर पर लोगों तक गया और लोगों के मन में जो भ्रांतियां या अफवाहें थी उसमें शांति हुई और उस पर विराम लगाया गया।
तो मौखिक संप्रेषण कई परिस्थितियों में बहुत ही अधिक कारगर होता है और ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम सरकार उस पर विचार करके उसका लिखित ड्राफ्ट लाए, इसमें टाइम लगता है। तब तक हो सकता है कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगे। तो मौखिक संप्रेषण तुरंत प्रभावी होता है और समय और धन की बचत होती है, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और जो हम कहना चाहते हैं वो बहुत त्वरित गति से लोगों तक पहुंचता है। आज के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में तो मौखिक संप्रेषण ही सबसे अच्छा संप्रेषण हो चुका है। मौखिक संप्रेषण में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, अगर है भी तो तुरंत समाधान हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई कार्य कहा कर लिखित में भेजा और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है, तो फिर आप चिट्ठी लिखेंगे और तब फिर उसका जवाब आएगा। तो कम से कम एक समस्या को समझने के लिए 2 बार चिट्ठी लिखी जाएंगी, 2 बार आप लिखेंगे, 2 बार वो लिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कि आमने सामने डायरेक्ट बात कर रहे हैं और आपको किसी बिंदु पे कोई शंका है, तो आप उसका क्लेरिफिकेशन उससे तुरंत मांग सकते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी आपको तुरंत इसका क्लेरिफिकेशन दे देगा। तो मौखिक संप्रेषण का ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है कि जो भी शंका होती है उसका समाधान तुरंत निकल जाता है। संकटकालीन समय में मौखिक संप्रेषण ही सबसे कारगर होता है। जैसा कि मैंने अभी कोरोना काल का जिक्र किया कि सरकार के लिए लिखित आर्डर जारी करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले वो मौखिक संदेश दे, क्योंकि समाज में बहुत ही ज़्यादा भ्रामक अफवाहें व्याप्त हैं, ठीक है। मौखिक संप्रेषण पारस्परिक सद्भाव और विश्वास में वृद्धि करता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम एक दूसरे को समझते हैं और हमारी मनोदशा क्या है ये भी हम एक दूसरे को की मनोदशा को समझ लेते हैं। तो इससे हमें एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है वो जितना वो अपनी बातों से कह रहा है उतना ही उसकी भाव भंगिमाएँ भी हैं जो कि करना चाहती हैं। वरना कभी कभी होता ये है कि लोग कहते हैं कुछ और, लेकिन उस वक्त उनकी भाव भंगिमाएँ ऐसी होती है जो नेग्लिजिबल मोड में होती हैं। तो मौखिक संप्रेषण में आप डायरेक्ट चूँकि बात कर रहे हैं, मान लीजिए फ़ोन से ही आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है, फील होता है कि हाँ, सामने वाला टाल मटोल डिनायल मोड में बात कर रहा था। और अगर आपको ये भी फील होता है कि नहीं, सामने वाला बहुत ही विश्वास से और बहुत ही जिम्मेदारी से बात कर रहा था, तो यही होता है पारस्परिक सद्भाव और विश्वास में वृद्धि करना। दूसरा अगला पॉइंट हमारा टीम भावना के विकास में मौखिक संप्रेषण सहायक होता है। चूँकि मौखिक संप्रेषण आप 1 to 1 बात करते हैं, सभी से बात करते हैं, तो जब आप अपने सभी सहायक कर्मचारियों से बात करेंगे तो एक टीम भावना की उत्पत्ति होती है। वरना एक लिखित आदेश जारी कर दिया गया, आदेश आपने जारी कर दिया, अब उसको किसने पढ़ा, किसने नहीं माना, क्या सबको पता चला, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन अब जब डायरेक्ट आप किसी से बात करते हैं तो जो भी आपके इंटरेक्शन में या आपके संपर्क में आएंगे तो उससे एक माहौल बनता है कि हाँ, हर व्यक्ति के बारे में सर को या हमारे अधिकारी को जानकारी है, तो एक टीम भावना भी उत्पन्न होती है। अगर आप अधिकारी हैं तो आपके सबॉर्डिनेट जितने भी हैं, जिस भी विभाग में आप हैं, वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आप उनसे डायरेक्ट सभी कर्मचारियों से अपना इंटरेक्शन रख रहे हैं तो लोगों में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और आपके प्रति जो उनका विश्वास और जो उनके मन में आदर सम्मान है वो ज़्यादा होता है। बनस्पत आप अपने एकदम नज़दीक वाले अधिकारी को एक आर्डर दीजिए और कहिए कि सभी पे लागू करवाइए, तो वो एक दूसरा मैटर होता है। लेकिन आप सबसे बात कर रहे हैं, जहाँ तक संभव हो सकता है, अब हो सकता है कि ऐसा प्रोफाइल हो कि आप उतना संभव ना हो कि हर व्यक्ति से हर स्तर पे बात कर सकें, लेकिन जहाँ तक संभव हो अगर वहाँ तक आप बात करते हैं लोगों से, तो एक टीम भावना उत्पन्न होती है। लोगों की टीम भावना क्या होती है? टीम भावना वही होती है कि लोगों को फील हो कि हाँ भाई, हमारा भी मान सम्मान है, तो लोग इस बात पे प्रसन्न भी होते हैं और तब वो मिलजुल के काम करना भी चाहते हैं। आप जो कहेंगे उसमें वो अपना बेस्ट करना चाहेंगे, अच्छे से अच्छा सहयोग देना चाहेंगे, तो यही टीम भावना होती है। प्रतिपुष्टि भी तुरंत मिल जाती है और वक्ता के वाक्य कौशल का भी लाभ प्राप्त होता है।
यानी जब आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आपने कहा कोई बात, किसी विषय पे आपने कहा, सामने वाला उसको समझा कि नहीं समझा, ये तुरंत आपको पता चल जाता है। और इसमें आपका जो अपना व्यक्तित्व है ये बहुत सहायक होता है। कई लोगों में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका वाक्य कौशल बहुत ही अच्छा होता है और बातों से ही वो अपना सारा काम कर ले आते हैं। सभी लोगों को एक तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं। तो यहाँ जब डायरेक्ट मौखिक संप्रेषण होता है तो यहाँ पे व्यक्ति की अपनी, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसे आप इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अगर ये गुण है आपके अंदर तो आप मौखिक संप्रेषण बहुत अच्छा करेंगे और उसका आपको सीधे सीधे लाभ भी मिलेगा। साथ ही मौखिक संप्रेषण में कुछ दोष भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ फूल प्रूफ नहीं होती। कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होती हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है कि इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा अच्छाई है कि ज़्यादा बुराई। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम बुराई वाला काम किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया जाए। तो काल परिस्थिति के हिसाब से हम संप्रेषण का जो माध्यम होता है उसका चुनाव करते हैं। तो अभी मौखिक संप्रेषण बात कर रहे हैं तो कुछ इसमें दोष होते हैं। दोष क्या है, देखिए, मौखिक संप्रेषण में दोनों पक्षों का संवाद के समय उपस्थित होना आवश्यक है, ये भी ज़रूरी है। जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो आप संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपने फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठा पाया तो भी आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो ये कमी है कि मौखिक संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की उपस्थिति अति आवश्यक है। मौखिक संप्रेषण भविष्य में संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यानी अनुपयुक्त है। जिन सूचनाओं का सामयिक महत्व है उनके लिए तो मौखिक संप्रेषण ठीक है, लेकिन जो सूचनाएं भविष्यगत नीति से संबंधित होती हैं उसे मौखिक रूप से संप्रेषित करना ठीक नहीं होता। सरकारों की जो नीतियां होती हैं उसे अधिकारियों एवं सर्वसाधारण को मौखिक रूप से नहीं प्रेषित किया जाता, क्योंकि इनका महत्व भविष्य में भी रहता है। जैसा कि मैंने एक उल्लेख किया था, इस समय महामारी के तौर पे सरकार राशन वितरण कर रही है, तो प्रधानमंत्री ने मौखिक संप्रेषण कर दिया। जनता में एक मैसेज चला गया कि हाँ, राशन वितरण नवंबर तक होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कार्रवाई न की जाए, छोड़ दिया जाए, तो फिर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्या है सरकार ने किया कि नहीं किया। तो इसीलिए मौखिक संप्रेषण, जो भी नीतियाँ ऐसी हों जिनकी भविष्यगत नीति हो, जिनकी भविष्य में आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे मौखिक संप्रेषण बहुत उपयुक्त नहीं होता है। उसके साथ में फिर लिखित भी देना होता है। जैसा कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा किया, फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें उस पे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा उसका पूरा एक गजट बना करके प्रकाशित किया जाता है, यानी उसका प्रोसीजर। तो मौखिक संप्रेषण में जो भविष्यगत नीति होती है वो नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। मौखिक संप्रेषण के माध्यम से केवल लघु संदेश ही दिए जा सकते हैं। यदि संदेश बड़ा हो तो प्राप्तकर्ता को सभी संदेश एक बार में समझ लेना और याद रखना कठिन होता है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता का बौद्धिक स्तर प्रेषक के बराबर न हो तो भी मौखिक संप्रेषण उतना प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। ये एक कमी है इसकी, और बहुत बड़ी कमी है कि अगर हमें कोई संदेश देना है, हम उसको बहुत ज़्यादा बोल दें उसके बारे में। मान लीजिए आपका कोई मित्र ही है, उसे कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो सीधे पॉइंट पे न बात करके आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, तो मुख्य बिंदु क्या था वो व्यक्ति वही भूल जाएगा, क्योंकि सुन करके हम बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकते। ये एक मानवीय कमी होती है। हम केवल सुन लें और सोचे हमें सब याद रहे, तो ये मानवीय कमी होती है, हम भूल भी जाते हैं। एक मैं आपको छोटा सा घरेलू उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप ग्रॉसरी आइटम खरीदने जाते हैं, आपके घर में बता दिया गया, 10-12 सामान का नाम बता दिया गया, और आपको उस वक्त तो याद रहा कि हाँ ठीक है,
हमने सुन लिया, लेकिन जैसे ही आप ग्रॉसरी शॉप पे जाएंगे, ग्रॉसरी का मतलब होता है परचूरन, यानी जो आपके घरेलू नीड्स होते हैं, घरेलू शॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से आधी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, आधी चीज़ें आप भूल चुके होंगे। इसीलिए जब मौखिक संप्रेषण की करना है तो आपका संदेश बहुत छोटा और बहुत ही तार्किक होना चाहिए, जिसको कि तुरंत लोग सुन सकें और समझ सकें। ये इसकी एक कमी है कि मौखिक संप्रेषण बहुत बड़ा आप नहीं भेज सकते। अगली कमी यह है कि मौखिक संप्रेषण में कोई साक्ष्य नहीं रहता। विवाद की स्थिति में कोई वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। ये एक बहुत ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप को कोई ऑर्डर आया, आप अधिकारी हैं, आपको कोई ऑर्डर आया, आपने उसको ओरली फॉलो कर दिया, बाद में आपका वो कार्य किसी भी कारण से गलत हो गया, आपका जो आपका उद्देश्य था, जो आप करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पाए, तब बात आती है कि ये ऑर्डर किसने दिया, और तब आप कहें कि हमारे ऊपर वाले अधिकारी ने, हमारे मंत्री ने दिया, तो वो मान्य नहीं होता है। तो अगर आपको लिखित ऑर्डर नहीं है तो आप कोई भी जो भी काम करेंगे वो आप अपने रिस्क पे करेंगे। इसीलिए मौखिक संप्रेषण में ये कमी होती है। अगर आपके पास कोई मौखिक ऑर्डर आता है तो आप उतना ही काम करें जितना प्रासंगिक हो। अगर आपको लगता है कि आगे जो हम काम करेंगे उसके लिए हमें कुछ विशेष अधिकार चाहिए, तो फिर आप लिखित में ऑर्डर लीजिए, मौखिक ऑर्डर पे नहीं होता है। मौखिक संप्रेषण में संवाददाता को संदेश भेजने के लिए सोचने का अवसर कम मिलता है। ये भी एक कमी है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपने कोई विश्लेषण करना है आपको फ़ोन पे, या किसी को उसके बारे में पूरा वृत्तांत देना है, तो चूँकि आप बोलते रहते हैं तो आप बहुत चीज़ें भूल जाएंगे या उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर उसी के बारे में कहा जाए कि आप लिखिए, वो जो समस्या है वो आप लिखिए। जैसे आज के ही समय में जो समस्या इस समय चल रही है, इस पे कहा जाए कि आप इसके बारे में क्या सुझाव दे सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सुझाव ओरल नहीं दे पाएंगे। जो हमारी इस समय महामारी की समस्या चल रही है, इसमें सुझाव अगर आपसे मांगा जाए तो आप बहुत ज़्यादा ओरल सुझाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप लिख करके अपने कुछ सुझाव दीजिए, तो आप बहुत ही अच्छा और कई सुझाव दे सकते हैं। तो मौखिक संप्रेषण में ये कमी होती है कि आपको सोचने का समय कम मिलता है। हाँ, मौखिक संप्रेषण में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं, तो परिस्थितियों के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें लगता है कि इस समय मौखिक ही करना उचित है, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम मौखिक संदेश का उपयोग करते हैं। ठीक है। मौखिक संप्रेषण के साधन देखिए क्या होते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, संयुक्त विचार विमर्श यानी मिलकर के विचार विमर्श किया जाए, सभा या सम्मेलन में भाषण देना, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आपके मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल दें कि आप समाचार सुनते हैं, ठीक है, डेली आप समाचार सुनिए, लेकिन अगर आप समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भूल जाएंगे। और खासकर आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी होती है, तो केवल आप समाचार पढ़ कर सुन करके सोचे कि हमें सब कुछ याद रहे, संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनते वक्त आपका दिमाग कहीं और भी चला जाता है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप एकदम कंसंट्रेट रहेंगे, आपका दिमाग उसी विषय पे रहेगा, अधिकतर कंसंट्रेशन विषय पे ही रहता है, तो आपको जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो मौखिक संप्रेषण के ये आपके गुण और दोष होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है लिखित संप्रेषण। इस विधि में संदेशों को लिखित रूप से संप्रेषित किया जाता है। जब सूचना औपचारिक और विधिक हो और आंकड़ों से युक्त हो तो लिखित संप्रेषण का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के लिखित संप्रेषण को वैधानिक मान्यता रहती है। यह स्थायी प्रकृति का संदेश होता है। ठीक है, यही सबसे अच्छा माध्यम होता है संदेश देने के लिए। लेकिन हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। कहीं कहीं हमें मौखिक की आवश्यकता होती है। जब हमें आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करना है, उसमें कुछ आंकड़े भी देना है, तो हम ओरल अगर बोल दें तो उन आंकड़ों को याद रखना संभव नहीं हो पाएगा। तो तब हमें लिखित संदेश देना होता है।
और लिखित संदेश एक स्थायी प्रकृति का होता है जिसका भविष्य में भी उपयोग होता है। लिखित संप्रेषण में निम्न सावधानियां रखी जाती हैं। लिखित संवाद में संक्षिप्त और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संदेश स्पष्ट, सुंदर और आकर्षक ढंग से लिखा जाता है। संदेश छोटे छोटे वाक्यों व पैराग्राफ में विभक्त करके लिखा जाता है। चार्ट व उदाहरण आदि का प्रयोग करके लिखा दिया जाता है। संदेश की भाषा शुद्ध और स्पष्ट होती है। अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, चाहे प्रशासनिक ही पत्र लिख रहे हों या आप अपने फादर को ही लिख रहे हैं जिस भी मुद्दे पे, तो चूँकि लिखने के लिए भी जगह बहुत सीमित होती है और अगर आपने बहुत ज़्यादा लिख ही दिया है तो भी वो उसकी प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। तो कम शब्दों में उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट करके लिखा जाता है। आपके शब्द जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर व आकर्षक होने चाहिए, क्योंकि इसी से पढ़ने वाले की रुचि उत्पन्न होती है। और अगर आपने उबाऊ शब्द, अनाकर्षित शब्द भरे हैं जिनका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता, पढ़ने वाला ऊब जाता है और आधा पढ़ते पढ़ते ही रख देगा। लेकिन अगर आपने शब्दों का चयन अच्छा किया है, उसमें मुहावरे भी रखे हैं, उदाहरण भी रखे हैं, तो एक आदमी को स्वतः आकर्षण उत्पन्न होता है, सोचता है इसको पूरा पढ़ा जाए। और कई छोटे छोटे पैराग्राफ में विभक्त करके रखना चाहिए कि उससे व्यक्ति को ये मालूम होता है कि ये मुद्दा इस पैराग्राफ में था, इस पैराग्राफ में था। अगर आप एक ही साथ पेन रखें और लिखते चले आएँ तो आपके जो मुद्दे होंगे वो उन्हीं लाइनों में खो जाएंगे और व्यक्ति ढूंढ नहीं पाएगा। चार्ट व उदाहरण आदि का प्रयोग जो कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटलों में कि नर्सेज आती हैं, वो टाइम टू टाइम आती हैं, फीवर चेक करती हैं या टेम्परेचर चेक करती हैं, जो भी चेक करती हैं, तो नोट करती हैं और एक ग्राफ पेपर उसी में अटैच होता है और वो ग्राफ भी बनाती जाती हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि जैसे डॉक्टर आता है तो डॉक्टर के पास समय कम है, वो उस पेपर को उठाएगा और चार्ट देखेगा, चार्ट देखते ही उसको समझ में आ जाएगा कि दिन भर में इस पेशेंट की क्या स्थिति रही, कितने कितने बजे इसके फीवर या ब्लड प्रेशर में क्या उतार चढ़ाव आया। अगर उसको लिख करके दिया जाए तो भी इसको समझ में आएगा, पढ़ेगा, लेकिन उसमें उसका टाइम लगता है। इसीलिए चार्ट आदि का दिया जाता है कि अगर आप चार्ट बना देंगे तो समझने वाला तुरंत समझ जाएगा। जैसे आप कृषि पैदावारी में ले रहे हैं, आपने पिछले 4 सालों का, 5 सालों का अगर आपने कृषि उपज पे रिपोर्ट भेजी है तो आप लिखित भेजेंगे तो भी पढ़ के समझेंगे, लेकिन अगर आपने उसी 4-5 साल का चार्ट बना दिया है तो जो अधिकारी वो चार्ट देखते ही समझ जाएगा किस वर्ष उपज सबसे अधिक थी, किस वर्ष उपज सबसे कम थी। तो ये सब वो प्रोसेस होते हैं जिससे आप अपने लिखित संप्रेषण को और भी अधिक उत्कृष्ट बना सकते हैं। ठीक है। लिखित संप्रेषण के साधन क्या है? समाचार पत्र, मैगजीन, हैंडबुक, डायरी, व्यापारिक पत्रिकाएं, संगठन की नीति पुस्तिकाएं, सुझाव योजनाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कार्यविधि पुस्तिकाएं, इन सब में लिखित संदेश रहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण थोड़ा सा इसकी महत्ता उतनी नहीं रहती है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बड़ा सार्थक होता है। जब हम किसी को ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जिससे कि अन्य लोगों को न पता चले, सिर्फ उसी को पता चले जिसको हम करना चाहते हैं, तो सांकेतिक संप्रेषण का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आंखों से इशारा करके, पीठ पर हाथ रख के, माथे पर सिकन लाकर, हंसकर, एक दूसरे से हाथ मिलाकर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने कार्यालय में हैं, आपके पास कोई आपका कर्मचारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ला रहा है और आपके कार्यालय में कोई अन्य भी बैठा है जिसके सामने आप उस संदेश को नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमाओं से इशारा करेंगे, माथे पे सिकन लाके या अन्य तरीके से भाव भंगिमाओं से इशारा करेंगे। अगर व्यक्ति आपके पास है तो थोड़ा सा उसको छू करके आप इशारा करेंगे कि अभी नहीं, इस तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं।
कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति आया, साधारण व्यक्ति आया, आम जन आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, डर रहा है, तो आप जरा से उसकी पीठ पे हाथ रख देंगे तो एक इशारा हो जाता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप चलिए कहिए। तो इस तरीके से हम लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपका मित्र आया, आप पढ़ रहे हैं और कोई मित्र आया और आप नहीं चाहते हैं कि वो आए और बैठे और आपका समय खराब करे, तो आपकी भाव भंगिमाएँ, खासकर चेहरे की भाव भंगिमाएँ ऐसी बन जाती हैं जिससे कि समझने वाला समझ जाता है कि इस समय गलत समय पे हम आए हैं। तो इस तरीके से भी संदेश दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार हो गए। उसके बाद होता है संप्रेषण प्रवाह। संप्रेषण प्रवाह का मतलब डायरेक्शन, जो हम सूचना भेजते हैं उसकी दिशा भी होती है। देखिए क्या है, संदेशों के आदान प्रदान की दिशा को हम प्रवाह कहते हैं। यहाँ दिशा से आशय है संदेश भेजने का स्तर जो भिन्न होता है या निम्न हो दिए हुए जो स्तर हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला है नीचे की ओर। आप अधिकारी हैं, आप अपने अधीनस्थ को जो संदेश देंगे उसका प्रवाह नीचे की ओर होगा, यानी आप अपने से नीचे मैसेज भेज रहे हैं। ऊपर की ओर आप अपने ऊपरी अधिकारियों को जो मैसेज देंगे, संदेश देंगे, वो आपका उसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। क्षैतिज का मतलब होता है समानांतर यानी समान। तो आप ही के पद पे बैठे दूसरे विभाग में दूसरे अधिकारी को अगर आप मैसेज देते हैं जो कि आपके ही पद पे है, आपके ही समतुल्य है, तो क्षैतिज कहलाता है। ठीक है। विकर्णी का मतलब है कि किसी प्रबंधक द्वारा अन्य समूह के कर्मचारियों से किया गया संवाद। हाँ? आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, ठीक, सपोज करिए आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, मान लीजिए आप SBI के मैनेजर हैं, और अगर आप PNB के मैनेजर से बात करते हैं तब तो वो आपका क्षैतिज प्रवाह होगा। लेकिन आप PNB के किसी क्लर्क से बात करते हैं तब वो विकर्णी यानी डायगोनल प्रवाह होता है। यानी आप दूसरे विभाग में जा कर के अपने समकक्षी से न बात करें, अपने नीचे अपने ऊपर, मान लीजिए क्लर्क से बात किया या आप अपने सीनियर मैनेजर से बात कर रहे हैं उनके PNB के, तो ये आपका डायगोनल हो जाता है, तिर्यक हो जाता है। या तो आप नीचे से ऊपर होंगे या तो आप ऊपर से नीचे भेज रहे होंगे, तो एक तरीके से विकर्णी कहलाता है। और वाह्य का मतलब होता है अनौपचारिक तरीके से कर्मचारियों द्वारा किया गया संवाद। जो कर्मचारी आपस में बातचीत करते हैं, ये उनका अनौपचारिक तरीके से, यानी उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसे वाह्य प्रवाह कहा जाता है। संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण की दिशा में निम्न बाधाएं भी आती हैं। सबसे पहली बाधा जो आ रही है वो है अर्थगत बाधा। जब प्रेषक के पास अपने संदेश को कहने के लिए उपयुक्त शब्दों, वाक्यों का अभाव होता है, यानी जो हम कहना चाहते हैं अगर हम उसके लिए उचित वाक्य या शब्द नहीं चुन पा रहे हैं, तो हमारे मैसेज का अर्थ निकालना, हमारे द्वारा दिए गए संदेश का अर्थ निकालना लोगों के लिए मुश्किल होगा, उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी बाधा होती है। अंतर्वैयक्तिक बाधा, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता होती है, ये बहुत बड़ी बाधा होती है। इसका तो आप छोड़ दीजिए, अधिकारी या विभाग की बात छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ इंडियन है, हिंदी भाषी हैं, अगर आप साउथ इंडिया में चले जाइए जहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि मलयालम भाषा बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत समस्या आएगी। आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मैं हैदराबाद में था, वहाँ पे बस जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें आगे की तरफ तेलुगु से लिखा रहता था और पीछे की तरफ इंग्लिश में लिखा रहता था। तो बस आती थी, हम लोग खड़े वेट करते थे, आगे से बस आई, हम खड़े हैं, नहीं चढ़े। जब बस निकल गई तो पीछे देखा जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो देखा अरे ये तो वही बस थी जिस पे हमें जाना था। तो ये भाषाई जो दिक्कत प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपने दैनिक जीवन में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तीसरा होता है रचनात्मक बाधा, जब संदेश प्राप्त करने का माध्यम उचित न हो। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस समय मौसम बहुत ख़राब हो, नेटवर्क सही न मिल रहा हो, तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाती है, फ़ोन कट जाता है, सामने वाला सुन नहीं पाता। एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, आज तो बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, आज से 20-25 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था, तो संदेश भेजने में बड़ी समस्या आती थी। वही पुराना तरीका था कि आप लेटर लिखिए, टेलीग्राम करिए, तब आपका संदेश पहुंच पाता था। बेसिक फ़ोन ज़रूर थे, तो बेसिक में भी ये था कि व्यक्ति अगर फील्ड में है तो आप उसको मैसेज नहीं दे सकते जब तक वो अपने कार्यालय में, अपने घर में न उपस्थित हो। ठीक है। संप्रेषण की बाधाओं से निपटने के उपाय, यानी इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। अपने लेख कौशल तथा भाषा कौशल में भी सुधार करें। आप अच्छा से अच्छा लिखें और भाषा सुधारें। भाषा के लिए मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस यही दूंगा यहाँ पे कि आपको भाषा का मतलब ये है कि आप हिंदी के तो अच्छे जानकार होंगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी तो आप जानते ही हैं, साथ में आप धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीखिए। मान लीजिए आपको कोई अन्य कैडर मिल गया तो आपको भाषाई बहुत दिक्कत होगी, और उस एज में आपको तुरंत कहा जाए कि सीखिए तो आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही इंग्लिश को इतना इम्प्रूव कर लीजिए कि जब आपको अन्य किसी गैर भाषी स्टेट में भेजा जाए या जाना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि आपको वहाँ की लोकल भाषा सिखाई जाएगी यूपीएससी में, लेकिन फिर भी अगर आप अंग्रेज़ी जानते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा होता है सुनने की आदत डालें। आप सुन नहीं रहे, केवल बोल ही रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसमें बोलते ही चले जा रहे हैं, तो आप उसकी द्वारा दिए गए संदेश को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है। सकारात्मक एवं सक्रिय सोच रखें, यानी आपके विचार सकारात्मक हो। हमेशा आप निगेटिव ही सोचते रहेंगे तो भी आप प्राप्त मैसेज का ठीक तरीके से डिकोड नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक संभव हो अस्पष्ट व शोरगुल वाले माहौल से बचें। आपको बातचीत करना है, मौखिक संदेश अगर आप सुन रहे हैं या दे रहे हैं तो आप शोरगुल वाले स्थान पे न रहें, उसमें आपके द्वारा कही गई बातें सामने वाले को क्लियर नहीं सुनाई देंगी। प्रापक द्वारा वक्ता को सदैव अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए जैसे आप अधिकारी हैं, आपके पास कोई आया और वो बोल नहीं पा रहा है, आपके पद और वैभव से थोड़ा सा उसके अंदर एक एंजाइटी है, तो आप अगर उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो अपनी बातों को खुल के आपके सामने रख सकेगा। खासकर जो आम जनता आती है अधिकारियों के पास, तो वो डरती रहती है, बोल नहीं पाती है। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देंगे भाव भंगिमाओं से ही या अपने आचार विचार से ही, तो वो खुल करके अपनी बातों को आपके सामने रख सकता है। बातों को बेहतर तरीके से समझने के लिए संदेश की पूर्ण व्याख्या करें। समझाने के लिए संदेश की पूर्ण व्याख्या करें, यानी आपने जो संदेश भेजना चाहते हैं, भेज रहे हैं, उसके बारे में पूर्णतः विस्तृत वर्णन उसको करें। अब विस्तृत का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा कर दें। अगर आप मौखिक लिख रहे हैं तो मौखिक कर रहे हैं तो बहुत ही कम शब्दों में सार्थक विवरण दीजिए, और लिखित कर रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ा न लिख करके कम शब्दों में और उसको जितना सुंदर और प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं उस तरीके से लिखें। दूसरों के विचारों का सम्मान करें, अपने आप पर विश्वास करें, प्रत्येक संदेश का भली भांति विश्लेषण करें। आपके पास कोई मैसेज आया है तो आप उसको पूरा समझिए, सुनिए, पढ़िए और तभी आप उस पर कार्रवाई करिए। आधा अधूरा पढ़ करके नहीं। आधा अधूरा के लिए तो एक अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आपको कुछ कहा गया, आपने आधा सुना और काम पूरा कर दिया, बाद में पता चला कि उस संदेश में कुछ और भी लिखा था जो कि आपको उतना नहीं करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको संजाल के बारे में बताऊंगा। संप्रेषण संजाल होते हैं, नेटवर्क होते हैं, कई टाइप के नेटवर्क होते हैं, वो उनको उस पर आपके डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, तो उसका विवरण मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जो कम्युनिकेशन स्किल का बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके।